यूपी के मुसलमानों का मूड क्या है? यानी आखिरकार यूपी का इतना बड़ा मुस्लिम समाज क्या सोचता है? उसके मन में आखिर क्या चल रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी पहली पसंद कौन है? वो किस पार्टी के लिए वोट करेगा? यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है, यानी 20%। अगर उसको आंकड़ों में देखें तो करीब 4 करोड़ मुसलमान यूपी में हैं और एक बड़ा वोट बैंक है। ये तय करता है कई सीटों पर हार और जीत। और अगर देश की चुनाव की बात करें, देश में खासतौर से लोकसभा की, तो जो पुरानी कहावत है कि यूपी से होकर दिल्ली की सत्ता जाती है, चूंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम समाज का है। तो आखिर वो किसको वोट करेगा? क्या समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेगा, वो कांग्रेस के लिए वोट करेगा या बीएसपी के लिए करेगा? एक तरीके से ये तय हो गया है कि अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में रहेंगे, इसमें आरएलडी भी रहेगी। इस लिहाज से देखें तो बीएसपी अभी की तारीख में अलग है, क्योंकि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। अब आखिर इस समाज का यानी मुसलमानों का मूड जानने के लिए आखिर क्या क्या किया जा सकता है, आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं। और वो है अखिलेश यादव की एक गोपनीय बैठक, जिसके बारे में वो नहीं चाहते थे कि किसी को कानों कान खबर हो। उसमें मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को बुलाया गया था और इतना गोपनीय रखा गया था कि पूछिए मत कि अखिलेश यादव अपने सुरक्षा कर्मी को भी लेकर नहीं गए थे। लखनऊ में ये बैठक कहाँ हुई, कौन कौन लोग थे, बैठक के अंदर की बातें सब आपको विस्तार से बताएंगे और बैठक में क्या हुआ, बैठक का मकसद क्या था और उस बैठक के बाद क्या चीज़ें बदल रही हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अभी यूपी में ना सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि आखिर मुसलमान किधर जा रहा है, किधर जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट किया, बीएसपी की तरफ देखा भी नहीं और इसीलिए बीएसपी की हालत ऐसी हो गई कि उसके सिर्फ एक विधायक चुने गए। कांग्रेस के भी मुश्किल से 2 विधायक चुने गए। लेकिन अब की बार मुसलमान किसकी नैया करेंगे पार, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले कुछ दिनों से यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे और फिर कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद एक नैरेटिव चल पड़ा है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहा है। उनको लगता है राहुल गांधी उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि जो अभी तक यूपी की राजनीति में पिछले कई दशकों से मुस्लिम समाज की जो पहली पसंद वो मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक जो समाजवादी पार्टी थी या है, उसका क्या होगा? फिर बीएसपी जो मायावती ने भी एक बार नहीं बल्कि कई बार मुस्लिम दलित, कभी ब्राह्मण मुस्लिम दलित करके प्रयोग किए, यूपी की 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, क्या उनके तरफ से मुस्लिम वोट छिटक रहा है? जबकि उनके पास इमरान मसूद जैसे बड़े मुस्लिम नेता भी हैं। तो बड़ा अभी उधेड़-बुन में चल रहा है कि आखिर मुसलमान क्या करेगा? अब ये जानने के लिए, लोगों का मूड जानने के लिए कई तरीके होते हैं। खासतौर से अगर हम राजनीति की बात करें, कई बार क्या होता है कि आप सर्वे करा लेते हैं या फिर नीतीश कुमार का एक थर्मामीटर वाला प्रयोग भी है। वो करते क्या हैं कि अपनी बात कह लेते हैं जनता के बीच और उसके बाद उसका रिएक्शन देखते हैं। अगर उससे फ़ायदा हो रहा है तो वो उस पर अड़े रहते हैं और अगर नहीं तो फिर करेक्टिव मेजर कर लेते हैं। ये नीतीश कुमार का थर्मामीटर वाला प्रयोग कहते हैं कि वो इसी तरीके से जनता का मूड जानते हैं। अखिलेश यादव भी इन दिनों एक प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा ज़रूर कि कुछ दिनों पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ऑफिस में अल्पसंख्यक सभा यानी मुस्लिम समाज के नेताओं की बैठक बुलाई थी। बड़ी खुलकर बात हुई, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन इससे भी मन नहीं भरा, उन्हें लगा कि रियल जानकारी चाहिए, तो एक बैठक बुलाई गई। बैठक के लिए जगह तय की गई, जनेश्वर मिस ट्रस्ट। जो लोग लखनऊ गए हैं और समाजवादी पार्टी को ऑफिस देखा होगा तो वो जानते होंगे कि पार्टी ऑफिस के ठीक पीछे जनेश्वर मिस ट्रस्ट का ऑफिस है। वहीं पर अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। इस बैठक में कौन कौन आए ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा। एक से एक बड़े धुरंधर रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी आए। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताने के बाद ना दिक्कत हो सकती है जो लोग उस बैठक में गए थे।
और मुझे जो जानकारी दी जिन लोगों ने, उन्होंने इस बात के लिए जानकारी दी कि आप हमारा नाम नहीं बताइएगा। तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। वैसे भी पत्रकारिता में ना सोर्स कभी रिवील नहीं करने चाहिए। तो कई सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारी थे, जिसमें बड़े-बड़े पदों पर रहे हुए आईपीएस अधिकारी थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, कुछ प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, बड़े-बड़े बिजनेसमैन थे। ऐसे लोगों को बुलाया गया। अखिलेश यादव अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर जनेश्वर में ट्रस्ट नहीं गए। वो उतर गए समाजवादी पार्टी ऑफिस, अपनी सिक्योरिटी को भी छोड़ दिया और फिर ट्रस्ट के ऑफिस चले गए। जितनी देर बैठक रही उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो लोग ट्रस्ट में काम करते हैं या उस ट्रस्ट में काम करने वाले लोग, उन सबको छुट्टी दे दी गई ताकि किसी को कानो कान पता नहीं चले। सबके मोबाइल भी बाहर रखवा लिए गए थे ताकि कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड न कर ले। मतलब मकसद ये था कि ना तो उस मीटिंग की कोई फोटो, कोई वीडियो और कोई कहीं भी मीटिंग के एक शब्द बाहर जाए। लेकिन हमने बहुत सारी जानकारी जुटाई। उस मीटिंग में मौजूद कई लोगों से हमने बातचीत की। उस बातचीत के आधार पर क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबने अपनी अपनी बातें रखी। यूपी के एक रिटायर्ड डीजीपी जो थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाद बाकी सबने कहा। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, कभी यूपी में चीफ सेक्रेटरी थे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब उनके चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे आलोक रंजन, उन्होंने ही इन लोगों को बुलाया था। सब ने अपने अपने मन की बात की। किसी ने कहा कि भाई जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलता है तो हमारी बात कोई उठाता नहीं है। किसी ने कहा कि एक ज़माना था जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर चर्चा होती थी कि मुसलमानों की आर्थिक हालत कितनी ख़राब है। कुछ लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का मुद्दा उठाया कि ये मामला कोर्ट में चला गया है और हमारे हक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बहुत तरह की बातें की गई और ये कहा गया, अधिकतर लोगों की ये राय थी कि भाई अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को और वोकल होना चाहिए। किसी ने एग्जाम्पल दिया कि कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, वो जेल में हैं, तो उनके परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, बार बार वहाँ अखिलेश यादव को जाना चाहिए। कुछ लोगों ने मुलायम सिंह यादव को कोट किया कि जब वो रहते थे बड़ी मजबूती से लड़ते थे, जब भी बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब उन्होंने कोर्ट के खिलाफ ही कमेंट दिया, तो मुसलमानों को लगता था कि उनके साथ कोई मजबूती से खड़ा है। कुछ लोगों ने कांग्रेस की तारीफ की, खासतौर से राहुल गांधी की, कहा कि राहुल गांधी लड़ते हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी से वो लड़ रहे हैं। वो लड़ने वाली बात और वोकल होने वाली बात, ग्राउंड पे खड़े होने वाली बात, वो बात की कमी दिखती है समाजवादी पार्टी के अंदर। सब लोगों ने अपनी तरह तरह की बातें की। कुछ लोगों ने ये भी कहा अखिलेश यादव से कि भाई इस बार आप गठबंधन जो है वो कांग्रेस से ज़रूर करिएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय चुनाव होता है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इसीलिए लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती है। आप जानते होंगे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन सब जगहों पे देखिए कि विधानसभा चुनाव में किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है, जब लोकसभा चुनाव आता है तो झोली भरकर बीजेपी को वोट मिल जाते हैं। तो उनका कहना ये था कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एकजुट होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि एक दौर था, कुछ ही महीनों पहले की बात है, अखिलेश यादव तो यहाँ तक कहते थे कि उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी। हालांकि अखिलेश यादव विपक्षी एकता की दोनों बैठकों में, पटना वाली बैठक में भी शामिल हुए, बेंगलुरु में भी शामिल हुए, वो इंडिया का झंडा और डंडा भी लेकर चल रहे हैं और जो अपने लोगों से कह भी रहे हैं कोर कमेटी की बैठक में, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हमारा तय है, हम किस किस सीटों पे हमें लड़ना चाहिए, कांग्रेस को किस किस, इस पर भी बातचीत करते हैं। उन्होंने एक तरीके से सभी उन लोगों से जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस, रिटायर्ड जज, डॉक्टर, लॉयर और बिजनेसमैन थे, उन सबकी बात सुनी और सबकी बात का एक एक कर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के ज़माने से लेकर अखिलेश यादव ने कहा मेरे तक, हम ही हैं अकेले जो आपके लिए हर मौके बेमौके पर, यानी मुस्लिम समाज के लिए उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। जैसे इरफान सोलंकी का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि अगर वो चले जाते हैं कानपुर उनके परिवार के साथ, तो सरकार जो है यूपी की बीजेपी सरकार उन पर और मुकदमे लाद देगी, उनको दूर जेल भेज देगी। यही वो वजह है कि उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं अगर मैं किसी के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो उस पर फिर से मुकदमा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाएंगे, उसे जेल जाना पड़ेगा। यही वो वजह है कि बहुत एहतियात बरत कर ऐसे मौक़े पर वो तुरंत नहीं जाते हैं, लेकिन वो हमेशा से मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये बात मीटिंग में कही गई अखिलेश यादव को। एक तरीके से ये मानकर चला जा रहा है कि बीएसपी इस मुस्लिम वोट के रेस में कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आ रही है। एक परसेप्शन चल पड़ा है जो अखिलेश यादव ने शुरू किया था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है,
अभी मायावती ने बैठक बुलाई भी थी और ये भी हुआ कि मुसलमानों को अधिक से अधिक टिकट दिए जाएंगे, विधानसभा के चुनाव में भी दिए, लेकिन उनके उम्मीदवार हार गए। तो ऐसा लगता है कि बीएसपी के होने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है, जैसे आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में हुआ, जब बीएसपी के गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम चुनाव लड़ गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव थे और फिर निरहुआ जो हो बीजेपी से चुनाव जीत गए, चूंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। कुल मिलाकर इस मीटिंग का लबो लबाब यही निकला कि अखिलेश यादव को हर हाल में गठबंधन में जाना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो मायावती को भी साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां दलित, मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़ी जातियां मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये भी बात कही गई कि बीजेपी के लिए दो सबसे बड़े जो गढ़ हैं वो हैं यूपी और गुजरात। अगर यूपी में बीजेपी को रोक लिया गया गठबंधन करके तो फिर मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये है कि जो मुसलमानों के मन में चल रहा है और कांग्रेस एक तरीके से जो नैरेटिव चला रही है कि सबसे बड़ी उम्मीद जो दिख रहे हैं राहुल गांधी, उससे सचेत हो रहे हैं अखिलेश यादव और अब वो करेक्टिव मेजर्स भी लेने लगे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये संवाद और बात अगले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को कितने वोट दिलाते हैं, या फिर अगर इंडिया गठबंधन में रहे तो आखिर क्या नतीजे होंगे। अगर आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर बताइएगा, आपके सुझाव, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने मन की बात बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।